हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे सोल ट्रेड के बारे में। मैंने लास्ट लेक्चर में सोल ट्रेड के कॉन्सेप्ट के बारे में और इसके कुछ नेचर्स के बारे में आपको बताया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सोल ट्रेड जो है उसके बारे में हमने पढ़ा कि सोल ट्रेड एक बिजनेस का फॉर्म है, ऑनरशिप का फॉर्म है, जिसमें एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत एकाकी व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति क्या करता है, एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको गवर्न करता है, उसको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, सारे प्रॉफिट्स क्या करता है, रिसीव करता है, और सारे के सारे लॉसेस भी बियर करता है। यानी कि सारे के सारे प्रॉफिट और लॉसेस जो है उनका अकेला मालिक कौन है, सोल ट्रेडर होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी कुछ मेरिट्स के बारे में। अगर हम इसकी मेरिट्स के बारे में बात करें तो आप जैसा कि जानते हैं कि अकेले बिजनेसमैन को होने का क्या क्या फ़ायदा है। नंबर फर्स्ट पे हम बात कर सकते हैं पहले पॉइंट के रूप में, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है शीघ्र निर्णय। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम इसका कंपैरिजन करें दूसरे बिजनेसेस से, जैसा कि मैंने आपको कल वाला बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, कि आपको क्या करना है, जब भी किसी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करना है तो उसका कंपैरिजन दूसरे बिजनेस फॉर्म से भी करना है, जिससे आपको कंपैरेटिवली अच्छा समझ में आएगा। अगर हम इसका कंपैरिजन दूसरे बिजनेसेस से करें, जैसे मैं इसका पार्टनरशिप से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से या कंपनी से करता हूँ, तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्विकली नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ मेंबर्स कैसे हैं, ज़्यादा है, और सभी के म्यूचुअल कंसेंट से, सभी की सर्वसम्मति से क्या होगा, कोई डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि भाई सभी मालिक हैं, किसी एक की चल नहीं सकती। यहाँ पर क्या है, अकेला ही मालिक है, तो ऐसी कंडीशन में किसी से डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अकेला मालिक खुद ही क्या करेगा, अपने खुद के विचारों से, अपने पर्सनल थॉट से क्या करेगा, कोई भी डिसीजन लेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो टाइम एक्सपेंड होता है डिसीजन लेने के लिए, जो टाइम एक्सपेंड होता है वो नहीं होगा। भाई आज मान लो आप किसी डिसीजन को लेने के लिए बहुत सारे लोगों से एडवाइस लेते हो, उनसे कंसल्ट करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका डिसीजन डिले हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिसीजन को डिले होने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अकेला मालिक है। अकेला मालिक है तो आपको खुद को डिसीजन लेना है कि मुझे क्या माल लेना है, कैसे मुझे अपने सेलिंग को बढ़ाना है, कैसे मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है, कहाँ से मुझे माल लाना है, क्या रेट्स मुझे रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके खुद के डिसीजन पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि कोई दूसरा मालिक नहीं है, आप ही पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, इसके लिए क्विक डिसीजन ले पाओगे। तो पहला बेनिफिट आपको ये है। क्लियर। नंबर बी पे हम बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियली अबाउट इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियली अबाउट इंफॉर्मेशंस का मतलब होता है सूचनाओं के बारे में आत्मविश्वासी है ये। यानी कि इसको अगर मैं प्राइवेसी पॉइंट के माध्यम से समझाऊं तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। इसको बोलते हैं गोपनीयता। जैसा कि आपको पता है कि एक कंपनी बिजनेस के अंदर किसी भी कंपनी को अपनी जो फाइनेंशियल जो शीट है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनको पब्लिक करना कैसा है, कंपलसरी है। मतलब पब्लिक के सामने ये शो करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या आपके प्रॉफिट्स रहे इस साल, कैसे आपने फंड्स को मैनेज किया, किस किस काम में खर्च किया। इन चीज़ों को बताना ज़रूरी होता है, तब जाके पब्लिक आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकती है। क्लियर। वहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ क्या कर रखी है, कंपलसरी कर रखी है, लेकिन यहाँ पे तो कोई लॉ ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो बिजनेस के सीक्रेट्स हैं वो हमेशा सीक्रेट ही रहते हैं। उनके बारे में किसी थर्ड पार्टी को उनके बारे में पॉइंट के बारे में लीक होना, ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। किसके बारे में, इन्फॉर्मेशंस के बारे में, क्योंकि अकेला ही तो बंदा है। भाई आज मान लो आप बिजनेस के सीक्रेट्स के बारे में किसी थर्ड पार्टी को बताओगे तो आपको नुकसान होगा। अब आप तो बताओगे नहीं, दूसरा कोई साथ में ऑनर है नहीं जो आपका साझेदार हो या आपके साथ बिजनेस करने वाला हो, तो आपको डाउट होता है कि कहीं ये ना बता दे। लेकिन यहाँ पर आप अकेले हो तो यहाँ पर बिजनेस की जो प्राइवेसी है वो क्या होगी, मेंटेन रहेगी। क्लियर। नंबर थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे, नंबर सी, डायरेक्ट इंसेंटिव। देखो, डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। एक्चुअल में क्या होता है कि जब 2 लोग या 3 लोग या 10 लोग मिलकर काम करते हैं तो उनके बीच में एक भावना आती है किसकी, कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे दूसरे को भी लाभ मिलने वाला है।
इससे क्या है, उसका जो मोरल होता है वो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मोरल ज़्यादा होगा। मोरल ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जितना भी आप एफर्ट करोगे, जितना भी आप मेहनत करोगे, जितना भी आप माइंड यूज़ करोगे, जितनी भी इंटेलिजेंस दिखाओगे, जितना भी आप खर्चों को रोकोगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपके बिजनेस को, आपको खुद को लाभ पहुंचाने वाली हैं, क्योंकि आप अकेले मालिक हो। तो ये उसका डायरेक्ट इंसेंटिव है, यानी कि आपको सारे के सारे प्रॉफिट खुद मिलेंगे और सारे के सारे लॉसेज आपको मिलने वाले हैं। तो कोई बांटने वाला नहीं है कि भाई मैं अपनी मेहनत से, अपने माइंड से डिसीजन लेके बिजनेस को प्रॉफिट दे रहा हूँ और सामने वाला बांटने को तैयार बैठा है, उसको देने पड़ेंगे आधे पैसे। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट इंसेंटिव मिल रहा है कि जितना भी एफर्ट करोगे उसका सबका बेनिफिट आपको अकेले को मिलेगा। तो आप में ज़्यादा मोटिवेशन आएगा कि आप इस काम को करने के लिए क्या करें, ज़्यादा तैयार हों। ठीक है। और लास्ट नंबर डी पे हम डिस्कस कर सकते हैं ईजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है ना किसी बिजनेस को चालू करने में, वो आती है उसके फॉर्मेशन से रिलेटेड, कि भाई उसको अपन स्टार्ट करेंगे तो उसमें पता चला ये सारे काम करने पड़ रहे हैं, फलाने डिपार्टमेंट से परमिशन लो, फलाने डिपार्टमेंट से लाइसेंस लो, ये करो वो करो। और इन चीज़ों के चक्कर में कभी कभी वो बिजनेस हम स्टार्ट ही नहीं करते, क्योंकि उसमें जो फॉर्मेलिटीज है वो कैसी है, ज़्यादा है। लेकिन सोल ट्रेड बिजनेस अपने आप में सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है और इसको स्टार्ट करना काफ़ी ईजी है। इसमें ना तो कोई लॉ काम करता है, ना ही किसी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटी है। हाँ, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको लेकर लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो आपको वो तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना उसके अगेंस्ट वो जो काम है आपका, जो आपका बिजनेस है, वो इलीगल माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में दूसरे अगर बिजनेस फॉर्म्स के हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर सबसे इजी तरीके से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, दुकान लेनी है, एक बिजनेस करना है, आपको फैक्ट्री खोलनी है, तो आपने क्या किया, खुद किया ये काम, रेंट पे जगह ली या खुद परचेज़ कर ली, मशीन लगाई, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से इसको क्लोज़ करना भी ईजी है। मैं आपको बता दूं, एक कंपनी फॉर्मेट जो होता है उसको बनाना जितना कठिन है, उसको बंद करना उतना ही क्या है, कठिन है। क्योंकि जैसे वो कानून से बनती है ऐसे ही उसे कानून से बंद किया जाता है। बंद करने का जो मामला है वो भी क्या है, लॉ के अकॉर्डिंग है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है उसका, लेकिन यहाँ पर काफ़ी इजी है। जब आपका डिसीजन, जब आपका मन किया तब आप बिजनेस को क्लोज कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से आपके कुछ 2-4-5 पॉइंट बनते हैं। ये काफ़ी सरल पॉइंट थे आपके लिए। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल बेनिफिट ही बेनिफिट है या मेरिट्स ही हैं, इसकी कुछ डीमेरिट्स भी बनती हैं। वो डीमेरिट्स कौन कौन से होंगे? डीमेरिट्स में सबसे पहला जो आपका पॉइंट बनता है वो बनता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। अनलिमिटेड लायबिलिटी को असीमित दायित्व कहते हैं। असीमित दायित्व। दायित्व के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई जो आपके बिजनेस होता है, उस बिजनेस के अंदर जितने भी लॉसेज हैं, जितने भी एक्सपेंसेज हैं, जितने भी बोरोइंग्स हैं, इन सबको चुकाना आपके क्या होता है, आपकी लायबिलिटी होती है। और जैसा कि आपको पता है कि इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। जो कंपनी फॉर्मेट होता है वो अपने मालिकों से अलग पहचान रखता है, लेकिन सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता। सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के साथ अटैच्ड है, उसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो बिजनेस के लॉसेस को पूरा करने के लिए, उसके खर्चों को पूरा करने के लिए बिजनेस की जो असेट्स हैं वो कम पड़ती हैं, उनसे वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको अपनी जो पर्सनल असेट्स हैं उनको भी यूज़ करना पड़ सकता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो इंडिविजुअल है, यहाँ पर जो ओनर है, उसको हम अनलिमिटेड लायबिलिटी देंगे। क्लियर? तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वो होती है जिसके लिए आपको अपनी पर्सनल असेट्स भी यूज़ करनी पड़े। क्लियर? नंबर 2 पे हम बात करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसा कि आपको पता ही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ही इंडिविजुअल काम करता है, दूसरा इसमें नहीं आ सकता।
तो यहाँ पर अब एक अकेला बंदा कितने रिसोर्सेज कलेक्ट कर पाएगा। तो इसलिए हमेशा सोल ट्रेड में चूँकि इनका जो वर्क मार्केट सेगमेंट होता है वो भी छोटा होता है, तो ये अकेली मैन पावर के रूप में काम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो रिसोर्सेज होंगे, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वो हमेशा कम रहेगा, और इस कमी की वजह से जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है बिजनेस का फ्यूचर में, वो भी कैसा रहेगा, कमज़ोर रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इसकी एक डिमेरिट बनती है। जबकि इसका कंपैरिजन हम कंपनी से या पार्टनरशिप से करें तो वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, वहाँ पे कैपिटल अपने आप बढ़ जाएगी, कोई कुछ लेके आएगा, कोई कुछ लेके आएगा, तो अपने आप कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा। इसी चीज़ के चक्कर में यहाँ पर कैपिटल कैसा रहता है, आपका हमेशा कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 पे बात कर रहे हैं हम, लिमिटेड लाइफ। लिमिटेड लाइफ को हम डिस्कस कर सकते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी के चक्कर में। देखो, लैक ऑफ कंटिन्यूटी हमने बताया था इस बारे में कि आपका जो सोल ट्रेड बिजनेस होता है इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती। कंटिन्यूटी क्यों नहीं होती? क्योंकि एक तो आपके बिजनेस का कोई अलग से क्या नहीं है, पहचान नहीं है। आपकी पहचान आपके बिजनेस से जुड़ी हुई है। तो अगर मान लो आपको कुछ हो गया, आपको जेल हो गई, आप दिवालिया हो गए, आप पागल हो गए, आप मर गए, ऐसी कंडीशन में बिजनेस जो होता है उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और ऐसी कंडीशन में आपकी बिजनेस की कंटिन्यूटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका कंपैरिजन अगर अपन कंपनी फॉर्मेट से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद उनका जो एक्सिस्टेंस है वो अलग हो जाता है, किससे, अपने मेंबर्स से। और ऐसी कंडीशन की वजह से उन मेंबर्स के मरने का, उनके पागल होने का, उनके दिवालिया होने का कंपनी पर या कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो चलते रहते हैं। तो ये भी इसका एक डिमेरिट बनता है। अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो इसकी जो लाइफ है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं नंबर 4 पे, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। ये तो हमने सुना है कि भाई आपके सोल ट्रेड बिजनेस को चलाना काफ़ी सस्ता होता है। सस्ता क्यों है? क्योंकि सारे काम अकेला बंदा कर रहा है। भाई दुकान की साफ़ सफाई से लेके उसके कस्टमर को डील करना, माल परचेज़ करना, डेट्स वगैरह डिसाइड करना, ये सारे के सारे काम, दुकान को डेकोरेट करना, ये सारे काम सोल ट्रेडर खुद कर रहा है, क्योंकि छोटा बिजनेस है, छोटा मार्केट सेगमेंट है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि किसी भी इंडिविजुअल में सारे कामों की एबिलिटी नहीं होती, तो यहाँ पर कुछ काम ऐसे भी होंगे जिनके बारे में एक परफेक्शन नहीं है, एक एक्सपर्टाइज नहीं है किसके पास, सोल ट्रेडर के, प्रोप्राइटर के पास। तो ऐसी कंडीशन में जो मैनेजरल एबिलिटी है वो कम रहेगी। दूसरी बात है भाई, डिस्कशन के लिए कोई नहीं है। अगर मान लो आपके पास कंसल्ट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, किसी डिसीजन को लेके आपस में पूछने के लिए, परामर्श करने के लिए कोई दूसरा बंदा है, तो आपको उसमें ईजी रहता है डिसीजन लेने में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको अपने स्किल्स, अपनी एबिलिटी यूज़ करनी है, और वो एबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और उन्हीं से आपका बिजनेस चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपके बिजनेस में जो मैनेजमेंट होता है वो हमेशा कैसा रहता है, कमज़ोर रहता है। फिर आपके पास रिसोर्सेज भी कम है, कैपिटल भी कम है, तो आप सैलरी पे अलग से क्या नहीं कर सकते, प्रोफेशनल मैनेजर अपॉइंट कर नहीं सकते। तो आपको खुद को ही बिजनेस को मैनेज करना होता है। तो इस कंडीशन में आपकी जो मैनेजर एबिलिटी है उसकी कमी की वजह से मैनेजमेंट हमेशा कैसा रहता है, अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरह की आपकी डीमेरिट्स बनती हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में डिस्कशन आपके सोल ट्रेडर के बारे में हुआ है। इसके साथ ही आपका सोल ट्रेड वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट फॉर्म के बारे में हम, पार्टनरशिप के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।